दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कोरियन ड्रामा लव नेक्स्ट डोर की एपिसोड नंबर 1। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मेल और फीमेल लीड दोनों की मॉम को, जो कि अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग में आई हुई थी। मेल लीड को दिखाया जाता है जो है सियोंग हो, जो कि एक आर्किटेक्ट है, और फीमेल लीड रियो यूएसए में बहुत बड़ी टेक कंपनी में जॉब करती है। सियोंग हु और रियो जब 5 साल के थे तब से ही उनकी मम्मियाँ दोस्त हैं, क्योंकि दोनों के ही बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल्ड हैं। इस वजह से इन मॉम्स के बीच हमेशा बहस होती रहती है कि सियोंग हु और रियो के बीच कौन सबसे अच्छा है। सियोंग हो की मॉम बताने लग जाती है कि उसका बेटा कोरिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी का टॉपर रह चुका है, और हाल ही में जो वो नेशनल लाइब्रेरी डिज़ाइन किया था, इसके लिए उसे बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। और वो इतना ही नहीं, उसने इतनी कम उम्र में एक कंपनी भी खोल दी है, और इसके साथ साथ वो नेशनल लेवल का स्विमर भी है। ये सुन रियो की मॉम भी शुरू हो जाती है कि मेरी बेटी भी यूनिवर्सिटी की टॉपर है। यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही यूएस के सेकेंड मोस्ट रिचेस्ट बिजनेसमैन की कंपनी से उसे जॉब लेटर भी आया है। अब इन दोनों की बहस उनके बाकी दोस्त इतनी बार सुन चुके हैं कि इन्हें तो अभी सब मुंह जबानी याद हो गई है। इसीलिए दोनों उन दोनों को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं और बेट लगाने लग जाते हैं कि आज बहस में कौन जीतेगी। इसके बाद हमें ये अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है, जहां आज सियोंग हो को अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा था। इसीलिए उसके कंपनी के सीईओ सियो म्योंग और एक एम्प्लॉय उसके लिए चिंता कर रहे थे। वहीं पर दिखाया जाता है कि सियोंग तो एक फेडरल डायरेक्टर के साथ बात कर रहा था। सियोंग हो उसको बताता है कि वो एक मेमोरियल पार्क डिज़ाइन करना चाहता है, जहाँ की मरे हुए लोगों के दोस्त और उनके फैमिली उनकी मेमोरीज को याद कर पाएंगे। डायरेक्टर को सियोंग हो की आइडिया बहुत पसंद आता है। इधर अवार्ड के टाइम होने ही वाला था, इसीलिए को सियो म्योंग उसे फ़ोन करता है और सियोंग वहाँ टाइमली पहुँच जाता है और अवार्ड रिसीव करता है, जिसके बाद ही तुरंत वो अपने अगले काम के लिए निकल जाता है। इधर रियो की मॉम अपने फ्रेंड्स को रियो की शादी का इनविटेशन कार्ड देती है, जो कि 1 महीने बाद है। रियो की यूएस में शादी होने वाली है, इसीलिए उसकी मॉम बहुत खुश थी। इसीलिए सारे फ्रेंड्स उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। वहीं यहाँ पे हम रियो को देखते हैं, जो बिना किसी को बताए साउथ कोरिया आ जाती है। यहाँ पे उसको रिसीव करने उसकी फ्रेंड मियोम आई थी, जो कि एक पैरामेडिक थी। इतनी साल बाद दोनों मिलकर बहुत खुश हुए थे। रियो बहुत सालों के बाद कोरिया आई थी, इसलिए उसके आसपास बहुत कुछ बदल गया था। रियो यहाँ का खाना बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए दोनों हाई स्कूल टाइम में जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, वहाँ पे जाके उनके पसंदीदा खाना ऑर्डर करते हैं और अपने पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। तभी शॉप में रियो का भाई आ जाता है, इसीलिए रियो जल्दी से साइड में घूम जाती है और अपनी दोस्त को भी छुपने को कहती है। भाई के जाने के बाद मियोन उसको पूछती है कि आखिर तुझे हुआ क्या है, अपने भाई से क्यों छुप रही है। इस पे रियो बहाना कर देती है कि वो अपने फैमिली को सरप्राइज करना चाहती है, जिसमें वो मियोम को हेल्प करने बोलती है। दोनों अपने बचपन को याद करते हुए बैलून ले आती है। तभी मोयम को एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिसमें उसको रियो को छोड़कर जाना पड़ता है। इसीलिए रियो अकेली पड़ जाती है। अब उसे अपने घर जाने से डर लग रहा था, क्योंकि उसने कुछ तो ऐसा किया था जिस वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी घर जाने की। रास्ते में वो एक जगह रुकती है, जहाँ बचपन में एक स्विमिंग क्लब हुआ करता था, जहाँ वो और उसकी मॉम एंड सियोंग हो और उसकी मॉम जाया करते थे। ये याद करके वो उसके आसपास घूमने लगती है और देखते लगती है
कि कौन यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाया है। तभी पीछे से सियोंग हो आ जाता है और उससे पूछता है कि कौन हो तुम। दोनों एक दूसरे को इतना सालों बाद देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। सियोंग हो रियो को पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसके आंसर में रियो कहती है तुझे उससे क्या, मैं जो भी करूँ। तब सियोंग हो कहता है कि तू मेरी ज़मीन के ऊपर खड़ी है। ये सुनकर रियो हंसकर उसकी बात को मजाक में उड़ाती है। तब सियोंग हो अकड़ के साथ कहता है हंस मत, ये मेरी ऑफिस है, इसीलिए अपना पैर हटा और यहाँ से चलती बन। रियो ये सुनकर जाने ही लगती है कि तभी रास्ते के एक तरफ से उसकी मॉम को आती हुई देखती है और दूसरी तरफ से उसके डैड भी आ रहे थे। ये देखकर सामने पड़े एक खाली बॉक्स के अंदर खुद को छुपा लेती है और सियोंग को उसकी हेल्प करने को कहती है, पर उसकी ट्रॉली वो बीच रोड में ही भूल जाती है। तभी उन दोनों की मॉम यहाँ पहुँच जाती है। रियो की मॉम बहुत दिनों के बाद सियोंग को देखकर बहुत खुश होती है और उसके डैड भी आ जाते हैं और अगले हफ्ते होने वाले उसके न्यू ऑफिस के ओपनिंग के लिए बधाई देते हैं। हो की मॉम उसको घर चलने के लिए बोलती है, बट वो मॉम को बोलता है घर जाने में थोड़ी देर होगी। इसी बीच सबकी नज़र पड़ती है ट्रॉली के ऊपर। बीच रास्ते में ट्रॉली देखकर सब इस ट्रॉली को देखने आते हैं और पता करने लगते हैं कि ये ट्रॉली किसकी है। तभी सब सियोंग को पूछते हैं कि ये बैग किसका है, जिसका आंसर में वो बोलता है मुझे पता नहीं है। तभी रियो सियोंग के पैर में चुपके से मारती है, जिससे सियोंग समझ जाता है कि ये बैग उसका है। फिर वो बात को बदलते हुए बोलता है कि ये बैग मेरा ही है। तभी उसकी मॉम और बाकी सब उसके सामान रखने के में मदद करने के बारे में बोलते हैं, तो वो किसी तरह उन सब को समझा बुझा कर घर भेज देता है। फिर वो रियो से पूछने लग जाता है कि बात क्या है और तुम इन सब से क्यों छुप रही थी। रियो इसका कोई जवाब नहीं देता है, तो सियोंग हो भी बोलता है कि अगर तुम इसका आंसर नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हें बॉक्स के बाहर नहीं आने दूंगा। ये सुनकर रियो बॉक्स फाड़कर बाहर आ जाती है। सियोंग उसको फिर से पूछता है कि वो छुप क्यों रही थी, पर रियो टॉपिक चेंज कर कहती है कि तेरा ऑफिस तो बहुत अच्छा है, तो तेरे ऑफिस में वॉशरूम तो होगा ना, तो मुझे वो यूज़ करना है। इसी बहाने से रियो उसके ऑफिस के अंदर आ जाती है और इधर उधर घूमने लग पड़ती है। सियोंग उसे बार बार घर जाने को कहता है। रियो बार बार टॉपिक चेंज करके कुछ ना कुछ पूछने लग जाती है। रियो के सवाल खत्म होने के बाद सियोंग फिर से उससे जाने के लिए कहता है। रियो जल्दी जल्दी ऊपर जाने के चक्कर में वायर में के गिर जाती है, और तभी एक बुक सेल्फ उसके ऊपर गिरने ही वाला था। तभी सियोंग हु दौड़ के बुक सेल्फ को पकड़ लेता है, लेकिन उसके अंदर रखी हुई बहुत ही पुरानी और भारी मेटल की मूर्ति सियोंग के पीठ पर गिर जाती है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है, जो देखकर रियो उसकी शर्ट उठाकर पीठ देखने लग जाती है। इतनी भारी मूर्ति गिरने से सियोंग की पीठ पर बहुत गहरा चोट की निशान आ जाता है, जिसको देखकर रियो को उसके बचपन का एक बात याद आ जाती है। जब वो दोनों छोटे थे तब एक बार रियो सियोंग को दूसरे लड़कों से बचाने के कोशिश में उसको धक्का दे देती है, और धक्का लगने के कारण सियोंग नोकेली फेसिंग में जा गिरता है, जिससे उसके पीठ पर बहुत चोट लग जाती है, जिसका निशान आज भी उसके पीठ पर है, जो देखकर वो थोड़ा एम्बैरस हो जाती है। तभी सियोंग बोलता है, मैंने कहा है ना, जब भी तुम मेरे साथ होती हो तब हमेशा मुझ पे कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। रियो बोलती है, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सियोंग कहता है, तुम सॉरी तो नहीं कहोगी, पर मेरी माँ अपने घर तो जा सकती हो। इसके आंसर में रियो कहते हैं, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने की। ये बात चली रही थी, तभी सियोंग वो मूर्ति उठाकर कहता है, वैसे ये मूर्ति 17 मिलियन UN है। तो ये सुनकर रियो डर जाती है और मूर्ति को उससे छीनकर साफ करने के बाद धीरे से उसे रख देती है, और ये तो एकदम ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कहती है।
सियोंग उससे कहता है अब नाटक बंद करो, सीधे अपने घर चलो और आंटी को सब सच बता दो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के बात कर लो। यह सुनकर रियो घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ मोयूम अपनी टीम के साथ एक घायल आदमी को रेस्क्यू करने आया है, जो कि बहुत ज़्यादा शराब पिया हुआ था और नीचे गिर के बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। जब उसे मोयूम चेक करने जा रही थी तो वो इंसान मोयूम के ऊपर ही चिल्ला उठा और उसको अकेले छोड़ देने की बात करते रहा। मोयूम के लिए ये हर रोज की कहानी थी और वो इसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी कर सकती है। वो उसे चुपचाप हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। तभी वो शराबी अपने दारू की बोतल तोड़कर उसे डराने लग जाता है। तभी ये देखकर आसपास के लोग डरकर पीछे भागने लगते हैं। ये देखकर मोयू उस शराबी को शांत करने लगती है, क्योंकि वो किसी को घायल भी कर सकता था। तभी एंट्री होती है सेकेंड लीड डैन हो की, जो खुद को रेड बेल्ट बोलकर शराबी से लड़ने जाता है, पर वो खुद ही उसके सामने फिसल के गिर जाता है। तभी मोयूम एक जोरदार किक मारती है, जिससे बोतल और शराबी दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और वो शराबी को प्यार से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है और शराबी भी डर के मारे मान जाता है। डैन हो को भी बहुत ज़्यादा चोट लगती है, इसीलिए मोयूम उसको भी हॉस्पिटल ले जाती है और इधर सियोंग और रियो भी अपने अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। वैसे दोनों का घर आमने सामने ही था। तभी रियो एक डिलीवरी बॉय को देखकर सियोंग से पूछता है कि वो डिलीवरी बॉय क्या मुझे अपना हेलमेट देगा। स्वयं उससे पूछता है तुम्हें हेलमेट क्यों चाहिए, सामने ही तो घर है। रियो उसको बताती है कि आज उसको घर जाने पर मार तो पड़ने वाली है, इसीलिए उसने ट्रॉली से कुछ कपड़े निकाल के पहन लेती है, जिससे उसको मार पड़ने से भी थोड़ा कम लगे। सियोंग उसे पूरे रास्ते चिढ़ाते हुए आता है। घर के सामने आते ही रियो उसे पंच करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि इतना कुछ पहनने के बाद भी उसे मार पड़ते वक्त लगने की कोई चांस है या नहीं। सियोंग सीधा मना कर देता है। रियो उसे बोलती है कि आज वो बड़ी खतरे में है। रियो सियोंग से पूछती है कि तुम क्या आज मेरे साथ मेरे घर रुक सकते हो। ये बोलकर उसको मनाने लग जाती है। सियोंग उसे दूर भगाने लगता है और पूछता है तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें इतना डर रही हो। रियो कहती है कि आज उसका काम तमाम होने वाला है, मैं मॉम को अकेले फेस नहीं कर सकती। सियोंग बोलता है पागल, बता तो सही क्या हुआ है। रियो धीरे से कहती है कि उसने शादी कैंसिल कर दी। सियोंग कहता है थोड़ा जोर से बोलना। रियो अब जोर से बोलती है कि पागल, मैंने शादी कैंसिल कर दी है। सियोंग कहता है कि पीछे तेरी मॉम खड़ी है। पहले तो रियो को यह मजाक लगता है, लेकिन बाद में जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो सच में उसकी मॉम खड़ी हुई है और सियोंग की मॉम एंड रियो के डैड भी ये बात सुन चुके हैं। ये देखकर रियो हैरान हो जाती है और वो उनके पास जाती है और उनको बहुत ही कैजुअली बोलती है कि उसने शादी तोड़ दी है। ये सुनकर उसकी मॉम को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी पिटाई करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। 1 महीने बाद शादी है और तुम आज शादी कैसे कैंसिल कर सकती हो। और रियो मॉम से बचने के लिए सियोंग के पीछे छुपकर मॉम को समझाने की कोशिश करती है, पर इस चक्कर में सियोंग को उसकी मॉम की मार पड़ने लग जाती है। सियोंग उन्हें थोड़ा शांत होने को कहता है और रियो की बात पहले सुनने के लिए कहता है। रियो की मॉम उससे पूछती है शादी कैंसिल करने की वजह क्या है। क्या जू ने तुमसे चीट किया है तो मैं उसे खुद जाकर सबक सिखाऊंगी। रियो कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर सब लोग हैरान होते हैं। मॉम कहती है कि फिर क्या तुमने उससे चीट किया। ये बोल के फिर से उसे मारने लग जाती है।
वो फिर सियोंग के पीछे छुप जाती है और जिससे सियोंग को फिर से उसकी मॉम के मार खानी पड़ती है। ये देखकर रियो के डैड उनके बीच आकर उनको रोकते हैं और रियो की पूरी बात सुनने को कहते हैं। रियो कहती है कि मैं पूरी बात कहूँगी, उससे पहले मुझे आप प्रॉमिस कीजिए कि मुझे नहीं मारोगी, जो भी मैं कहूँ। उसके बाद मॉम प्रॉमिस करती है। एक और बात है, मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। यह सुनकर उसकी मॉम के साथ साथ सबके झटका लगता है और मॉम फिर से उसके पीछे पड़ जाती है, ये बोलकर कि तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई किया और इतनी अच्छी जॉब मिलने के बाद क्यों छोड़ दिया। मॉम और उनकी पिटाई से बचने के लिए रियो सियोंग का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाती है। उसकी मॉम भी काफ़ी देर तक उसके पीछे भागती है, पर वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाती और ये दोनों बहुत दूर चले आते हैं, जहाँ वो दोनों थक कर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। सियोंग उसको जॉब छोड़ने का रीज़न पूछता है। रियो कहती है कि 10 सालों से कंप्यूटर के सामने काम करते करते मैं थक गई हूँ, इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दिया। तुम जानते हो मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी। यूनिवर्सिटी में टॉप करने के बाद ही मुझे ये जॉब ऑफर हुई थी और ये जॉब पाकर मैं खुश भी थी। मैं यूएसए में अकेली गई एक अनजान शहर में, वहाँ का कल्चर भी अडॉप्ट किया और एक दिन एंगेजमेंट भी हो गई। ये सब से दिमाग हैंग हो गया था, इसीलिए लाइफ को फिर से जीने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई। यही एक्सक्यूज़ देने वाली हूँ मॉम को और इसीलिए मुझे बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। सियोंग भी उसके प्रॉब्लम समझता है। तभी उसको रियो की भाई का कॉल आता है, जो रियो को घर लाने की बात कहता है। उसका भाई बताता है कि मॉम की गुस्सा भी शांत हो गई है, रियो आने पर वो और गुस्सा नहीं करेगी। सियोंग रियो को ये बात बताकर घर चलने के लिए बोलता है। रियो कहती है कि मैं अपने मॉम को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो इतनी जल्दी शांत तो नहीं होगी। डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और ऐसे भी तुमने उन्हें इतना भगाया है कि मारने के लिए उनके पास एनर्जी नहीं होगी। ये बोलकर दोनों घर के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ डैन हू मोयुम के काम से बहुत इम्प्रेस हो गया है, इसीलिए वो उसका नाम पूछने जाता है। मोयुम उसे बड़े प्यार से समझाती है कि 5 साल से मैं एक पैरामेडिक हूँ और मैंने इन सालों में बहुत लोगों की जान बचाई है, जिनमें से कोई भी कभी भी मेरा नाम या नंबर नहीं पूछा और ना ही वो सब मुझसे दोबारा कभी मिले। डैन हू ये सुनकर बोला, बट मैं मिलना चाहूँगा। इसके आंसर में मयूम ने कहा, मैं तुम्हें ये कुछ नहीं बताने वाली। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रियो सियोंग अपने घर पहुँच जाते हैं। रियो को तो अभी भी बहुत डर लग रहा है अंदर जाने में, बट सियोंग उसे अंदर ले जाता है। घर में घुसते ही रियो उसकी मॉम को देखती है, जो कि सर झुका के रो रही थी। रियो उन्हें चुप करने के लिए आती है, पर मॉम तो ये ड्रामा कर रही थी। असल में वो उसकी पिटाई करने के लिए हाथ में छड़ी लेके बैठी थी। ये देखकर रियो फिर से भागने की सोचती है। सियोंग उसे जाने नहीं देता है और बोलता है, आंटी आपने जैसे कहा था मैं उसको घर लेके आया हूँ। ये बोलकर वो दरवाज़ा बंद कर बाहर चला जाता है और उधर रियो की मॉम उससे सवाल जवाब करने लगती है। ये सब वो दरवाजे के पीछे खड़ा होके देख रहा था और अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था। जब वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आया था, तब यहाँ के लोकल बच्चे उसे परेशान करते थे। तब रियो ही पहली दोस्त थी जो कि उसे दूसरे लड़कों से बुली होने से बचाया था और रियो के रहते कोई सियोंग को तंग नहीं कर सकता था, क्योंकि सब उससे डरते थे। सियोंग ये सोचकर मन ही मन हंस रहा था कि बहुत दिनों के बाद फिर से हंगामा शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, यही तक थी एपिसोड पार्ट 1। तो अगले एपिसोड के लिए
ज़रूर इंतज़ार करना और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड लाइक तो ज़रूर से कर देना।